हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम ज्योतिष सीखने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं आपको ज्योतिष से रिलेटेड कैसे स्टार्टिंग की जाए, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो 12 हाउसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भाव भी बोलते हैं और यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। ये हमारा फर्स्ट भाव है, यानी कि ये जो भाव है ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होते हैं। और यानी कि जैसे इंसान अर्थ पे खड़ा है और वो आसमान को निहार रहा है और आसमान के अंदर 360 डिग्री का वो व्यू ले रहा है, तो अगर इसको सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए तो ये 360 डिग्री का सर्कल बन जाता है। और इसके अंदर हम ये 12 हाउसेज लेते हैं। ये 12 हाउसेज बेसिकली इस तरीके से हैं, जैसे कि आपने एक गोल घर बनाया और उस घर में 12 विंडोज लगा दिया आपने। हर विंडो से आसमान का एक पर्टिकुलर एंगल दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर एक एरिया दिखाई देता है। तो ये जो हाउसेज हैं, इन हाउसेज के अंदर ये जो हाफ पार्ट है, ये सर्कल का 180 डिग्री है और ये सर्कल का 180 डिग्री पार्ट है। अब जैसे जब हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं और यहाँ पे दिन है, तो ये जो दिन वाला पार्ट है ये 180 डिग्री का है और जो ये अंधेरे वाला पार्ट है ये अर्थ के नीचे अपोजिट एरिया है, जो हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि अगर अर्थ के बीचों बीच एक छेद कर दिया जाए तो सूर्य की रोशनी उस हिस्से में भी पहुंचने लगेगी जो अर्थ के दूसरी ओर है, जहां पे अंधेरा है। तो इसीलिए ये 12 हाउसेस के अंदर जो है सारे के सारे जो ग्रह, यानी कि इन ये विंडोज हैं बेसिकली आपके घरों की, और इन विंडो से आप आसमान को निहार रहे हैं। और जब आप आसमान को इन विंडो से देखते हैं तो आपको ग्रहों की स्थिति पता चलती है और ग्रहों की स्थिति देखकर आप ये कैलकुलेट कर पाते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन हो जाती है कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री का है, कौन सी राशि कितने डिग्री की आपकी चार्ट में है। और ये जो पॉइंट है इसको कस्प बोला जाता है। कहने का मतलब है जब व्यक्ति पैदा होता है, ईस्टर्न हॉरिजन पे ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी राशि उदय हो रही है वो व्यक्ति का लगन बनता है। लगन इस पूरी कुंडली के अंदर, ये जो कुंडली है नॉर्थ इंडिया चार्ट है, साउथ इंडिया के अंदर एक डिफरेंट तरह का चार्ट बनता है, लेकिन इस नॉर्थ इंडिया के चार्ट के अंदर ये जो लगन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। लगन व्यक्ति को इंडिकेट करता है, यानी कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति इस दुनिया में आया तो बेसिकली यहां उसका जन्म होता है। तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, करेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो आउटकम है उसकी पर्सनैलिटी का, जो भी, वो सारा का सारा लगन से देखा जाता है, व्यक्ति से देखा जाता है। व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, क्या वो जीवन में आने वाली समस्याओं को झेल पाएगा, इतनी क्षमता व्यक्ति में है, विल पावर व्यक्ति में है कि नहीं है, वो सारी चीजें हमें लगन से पता चलती हैं। तो लगन कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे पीड़ाएं हैं, सफरिंग है, अच्छा है, लाभ है, हानि है, वो सारी की सारी लगन नहीं फेस करनी है, व्यक्ति नहीं फेस करनी है। तो ये व्यक्ति है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने के लिए आता है तो उसका जो ये फर्स्ट हाउस है ये उस व्यक्ति को इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति है कैसा। तो ये जो सेकंड हाउस है, यानी कि बच्चे ने जन्म लिया तो अब उसे भोजन भी चाहिए, ये सेकंड हाउस के अंदर आपका फूड आता है। अब किसी व्यक्ति की फूड हैबिट्स कैसी हैं, वो खाना खाएगा कैसा, तामसिक खाना खाएगा, सात्विक खाना खाएगा, नशे करेगा, नशे से रिलेटेड चीजों को कंज्यूम करेगा या बहुत मसालेदार भोजन करेगा, बेसिकली आपका सेकंड हाउस की सिचुएशन वो बता देती है। सेकंड हाउस में ग्रह कौन सा बैठा है, सेकंड हाउस में राशि कौन से प्लेनेट की है, वो सब चीजें बता देती हैं। सेकंड हाउस ना एक्यूमुलेट करने का, इकट्ठा करने का है, यानी कि बच्चे को बचपन में जो प्राइमरी एजुकेशन मिलती है फैमिली से, यानी कि सबसे पहली शिक्षा जो बच्चे को मिलती है वो सेकंड हाउस से पता चलती है। सेकंड हाउस इकट्ठा करने का है, हर चीज वो इकट्ठा करता है, चाहे वो धन इकट्ठा करने का हो, चाहे पैसा इकट्ठा करने का हो, चाहे उसे वैल्यूज इकट्ठी करनी हो, चाहे हेटरनेस इकट्ठी करनी हो, चाहे वेल्थ इकट्ठी करनी हो। कहने का मतलब है सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस को, आपकी बैंक की सेविंग्स को भी इंडिकेट करता है। और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस आपका हेड को डिनोट करता है, आपकी स्काल्प को डिनोट करता है। आपका माथे तक का जो एरिया है वो फर्स्ट हाउस इंडिकेट करता है, और जो सेकंड हाउस है ये आपका गला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और जब आप थर्ड हाउस पे आते हैं तो आपके गर्दन और आपके शोल्डर्स थर्ड हाउस के अंदर आ जाते हैं, और आपकी जो चेस्ट है उसका जो अपर पार्ट है वो भी थर्ड हाउस से इंडिकेट हो जाता है। तो सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी हाउस है। आप बात कैसे करेंगे, कोमलता से किसी से बात करेंगे, बहुत ऑर्डर देके किसी से बात करेंगे, अथॉरिटी के साथ आप किसी से बात करेंगे, हार्डनेस के साथ आप किसी से बात करेंगे, तो ये सेकंड हाउस से पता चलता है, यहाँ पे बैठे प्लैनेट से, और यहाँ की जो राशि इस हाउस के अंदर है या जैसे ग्रहों की दृष्टि इस हाउस में आ रही है, उन सब चीजों से पता चलता है। थर्ड नंबर पे जो हाउस है बेसिकली ये आपके एक्शंस का हाउस है।
एक्शंस आपके कर्म का हाउस है, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप कैसे कर्म करते हैं, और आपका जो परिश्रम है, जो मेहनत है, हार्ड वर्क है। और बेसिकली ये हाउस जो है, अगर हम जनरली कहें तो इस हाउस के अंदर आपकी शॉर्ट ट्रैवल भी आते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी आता है। इस हाउस के अंदर आपकी बेसिकली, जैसे ये वाणी का था ना, तो वाणी से जो नेक्स्ट हाउस है वो वाणी की स्ट्रेंथ का हाउस बन जाता है। तो आपकी जो वाणी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वो भी इस हाउस से दे सकते हैं। इस हाउस से आपकी सेल्स भी देख सकते हैं, सेल्स एबिलिटीज कितनी है आपके अंदर। मास मीडिया कम्युनिकेशन का भी ये हाउस है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी ये हाउस है। बेसिकली थर्ड हाउस को कनेक्टिविटी का हाउस माना जाता है। हाउ यू कनेक्ट, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूसरों से कनेक्ट होते हो, आप किस तरीके से दूसरों से बातचीत करते हो, कैसे आप कनेक्शंस बनाते हो, अपनी पब्लिक रिलेशन डेवलप करते हो मार्केट के अंदर। बेसिकली थर्ड हाउस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है मोटे मोटे तौर पर। अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो हजारों चीजें निकल के आती हैं, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे आपको समझना है तो ये चीजें यहां से पता चलती हैं। जब आप फोर्थ हाउस के अंदर आते हो तो फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस है। फोर्थ हाउस आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का हाउस है। फोर्थ हाउस आपकी भूमि, भवन, वाहन, आपकी जो संपत्ति है, जो जायदाद है, मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं, उसका फोर्थ हाउस से पता चलता है। आपके घर के डोमेस्टिक इन्वायरमेंट पे पीस है, क्वेरल है, झगड़े होते हैं, आपकी मदर की हेल्थ खराब है, आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके पास संपत्ति कैसी है, जायदाद कैसी है, वो सारा का सारा मोटा मोटा फोर्थ हाउस से पता चलता है। जब फिफ्थ हाउस पे आप आते हैं तो फिफ्थ हाउस प्रोजेनी का है। आपके बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कितने हो सकते हैं, मेल होंगे, फीमेल होंगे, चाइल्ड की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी बच्चे होंगे, नहीं होंगे। और फिफ्थ हाउस आपके लव्ड वन के रिलेशंस का है, मतलब आप अपने रिलेटिव से या अपने लवर से किस तरह का रिलेशन मेंटेन करेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी अफेयर चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो फिफ्थ हाउस के अंदर आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बेसिकली जितने भी लव्ड वन हैं, उनसे जो लविंग रिलेशंस हैं वो आपके फिफ्थ हाउस से इंडिकेट हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस आपके इंटेलिजेंस का हाउस भी है, क्योंकि फिफ्थ जो हाउस है इसके अंदर आपकी बुद्धि को कंसीडर किया जाता है कि आपकी जो बुद्धि है वो पॉजिटिव बुद्धि का आप इंसान है, नेगेटिव बुद्धि का आपकी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। तो ये सारी की सारी चीजें पता चलते हैं फिफ्थ हाउस से। फिर आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस की जब हम बात करते हैं तो सिक्स्थ हाउस संसारिक समस्याओं का हाउस है। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड समस्याएं हैं, क्रोध से रिलेटेड समस्याएं हैं, लोभ से रिलेटेड समस्याएं हैं, लालच से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपके लड़ाई झगड़े हैं, आपके एक्सीडेंट्स हैं, चोट हैं, चोरी होना है, और आपका लिटिगेशन है, जितना भी आपका आपके कोर्ट में केसेस आपने किए हुए हैं, आपके खिलाफ किसी ने किए हुए हैं। उसके अलावा आपकी मेडिकल जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेज हैं जितनी भी लाइफ में, वो ये हाउस इंडिकेट करता है, सिक्स्थ हाउस। इसके अलावा जो लोन है, कर्ज है आप पे किसी भी तरीके का, चाहे वो पिछले जन्मों का कोई ऋण आप इस जन्म में लेके आए हैं, या पैसे से रिलेटेड ऋण जो आपने बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, वो सारा सिक्स्थ हाउस इंडिकेट करता है। सिक्स्थ हाउस को नेगेटिव हाउस कंसिडर किया जाता है। बेसिकली सिक्स्थ हाउस में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ऑब्स्टेकल की एनर्जी है, प्रॉब्लम की एनर्जी है। तो अब आता है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस की जब हम बात करते हैं तो सेवंथ हाउस आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है। सेवंथ हाउस जनता को भी दिखाता है। हालांकि फोर्थ हाउस भी जनता को इंडिकेट करता है। एक मैदनी ज्योतिष होती है, मंडेन ज्योतिष, उसके अंदर फोर्थ हाउस को भी जनता का हाउस कंसिडर किया जाता है, और सेवंथ हाउस आपका जनता का हाउस होता है, पब्लिक का हाउस होता है। सेवंथ हाउस उस हर चीज का है जो आपके अपोजिट है, यानी कि आप स्टेज पर भाषण दे रहे हैं तो जो सामने जनता है वो आपका सेवंथ हाउस है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस के पार्टनर्स हैं, वो आपका सेवंथ हाउस है। आपके जीवन का पार्टनर, आपकी अर्धांगिनी, आपका स्पाउस, वो आपका पार्टनर है, वो आपके सेवंथ हाउस से पता चलता है। सेवंथ हाउस रोमांस का है, सेक्सुअलिटी का है, आपके प्लेजर के एलिमेंट का है। तो सेवंथ हाउस से ये सब चीजें निकल के आती हैं। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। जो एट्थ हाउस है ये भी ऑब्स्टेकल की एनर्जी को कैरी करता है, और एट्थ हाउस के अंदर आपकी सडननेस की एनर्जी है, कुछ भी अचानक होने वाली घटना। जैसे भगवान श्री राम को तिलक अभिषेक होना था, राजा बनना था, लेकिन एट्थ हाउस की लॉर्ड की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई तो उन्हें वन जाना पड़ गया। तो एट्थ हाउस में स्कैंडल्स भी हो सकते हैं, एट्थ हाउस में शमशान भी है, सडन डेथ भी है, एट्थ हाउस के अंदर पेट्रोलियम डीजल इंडस्ट्री भी है, एट्थ के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी है, सीबीआई भी है, ईडी भी है,
8th के अंदर ज़मीन से निकलने वाले खनिज पदार्थ हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो काम है वो सारा का सारा 8th हाउस से रिलेटेड है। सर्जरी जो डॉक्टर करते हैं, बड़े-बड़े सर्जन होते हैं, वो 8th हाउस में है। 8th हाउस में साधनाएँ हैं, मंत्र है, तंत्र है। 8th हाउस के अंदर ओकल्ट विद्याएँ हैं, आप ये कह सकते हैं। 8th हाउस में लाइफ इंश्योरेंस है। 8th हाउस आयु से रिलेटेड हाउस है। आपकी लाइफ लंबी होगी, लॉन्जेटिविटी अच्छी होगी या आपकी कम उम्र में डेथ हो जाएगी, तो 8th हाउस जो आपकी डेथ को बताता है। डेथ कैसे होगी, इन कारणों को भी एक्सप्लेन करने में सक्षम है 8th। तो 8th हाउस की ऊर्जा बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा मानी जाती है और 8th जो नेगेटिविटी में 6th हाउस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस कंसिडर किया जाता है। 8th हाउस के बाद जब आप 9th हाउस पे जाते हैं तो ये हाउस 9th हाउस आपके भाग्य का हाउस है, ब्लेसिंग्स का हाउस है। इस जन्म में आपने कितने लोगों की ब्लेसिंग्स ली हैं, आपने बुजुर्गों का सम्मान किया है, आपने पिता का सम्मान किया है, क्योंकि ये हाउस आपके पिता का भी है। ये हाउस आपकी हायर एजुकेशन का भी है। जो 5th हाउस था ये आपकी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन का है। जो 9th हाउस है आपकी हायर एजुकेशन का है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप स्कॉलर बनने जा रहे हैं। तो ये जो 9th हाउस है ये सारी चीजें हायर एजुकेशन, आपके गुरु का भाव है, आपकी ब्लेसिंग्स का, आपके भाग्य का भाव है। ये सारा का सारा आपके धर्म का भाव भी 9th हाउस है। किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हैं आपका 9th हाउस है। आपकी लाइफ में जो संस्कार हैं, रिचुअल्स हैं, जितने भी रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं वो सारे के सारे 9th हाउस से पता चलते हैं कि आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर आपका 10th हाउस आता है। 10th हाउस आपके कर्म का हाउस है। बेसिकली कर्म ही मेन चीज है, लेकिन वक्त के साथ जो कर्म है वो प्रोफेशन में तब्दील हो गया है और लाखों तरह के प्रोफेशन बन गए हैं। व्यक्ति क्या काम करेगा, वो डिजिटल मीडिया में काम करेगा, वो गवर्नमेंट जॉब में काम करेगा। तो बेसिकली ये कि एक वक्त था जब इसे सिर्फ कर्म के लिए जाना जाता था, प्रोफेशन के लिए नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इतने सारे प्रोफेशन होते ही नहीं थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको प्रोफेशन का हाउस कंसीडर किया जाने लगा। आपका जो स्टेटस है, जो आपका पद है, जो आपकी डिग्निटी है, वो सारा का सारा वर्क प्लेस आपका बेसिकली वो सारा का सारा आपका जो कार्य क्षेत्र है वो 10th हाउस से देखा जाता है। हालांकि 6th हाउस को हम डेली रूटीन का हाउस मानते हैं। आपकी जो डेली अर्निंग है, जो डेली रूटीन है, जो जॉब भी अगर हम कहें आपका, वो 6th हाउस में जॉब आती है आपकी और 10th हाउस में बेसिकली आपका प्रोफेशन आता है। तो जब भी हम प्रोफेशन को देखते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को देखते हैं, तो 6th और 10th को कंसिडर करना पड़ता है। तो जब हम 11th हाउस में जाएंगे तो 11th हाउस आपके लाभ का हाउस है। ये धर्म का हाउस है, ये कर्म का हाउस है, ये लाभ का है। यानी कि आप जो कर्म करेंगे उससे कोई आय होगी, कोई प्रॉफिट जनरेट होंगे, कोई इनकम जनरेट होगी। तो वो सारा का सारा 11th हाउस बताता है कि कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितना लाभ आप कमा पाएंगे। क्योंकि देखिए रावण का जो पुत्र जब जन्म ले रहा था मेघनाथ, तो रावण चाहता था कि उसके सारे प्लेनेट 11th हाउस में बैठ जाएं। 11th जो हाउस है, 11th हाउस विक्ट्री का हाउस है। तो 11th हाउस में जितने ज्यादा प्लेनेट होते हैं उतने ही रास्तों से धन अर्जित होता है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति की 11th हाउस की दशा चल रही है तो आमतौर पे उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, उसको मेटेरियलिस्टिक लाभ मिलने लगते हैं, संसारिक लाभ मिलने लगते हैं। लेकिन जो 11th हाउस है भौतिक व्यवस्था की बात करता है, आध्यात्मिक की व्यवस्था की बात नहीं करता। भौतिक जीवन में आप कितने सुखी होंगे, भौतिक जीवन में आपके पास कितना मटेरियल होगा, कितना घर होगा, कितना संपत्ति होगी, कितना पैसा आप जीवन में कमा पाएंगे, वो सारी की सारी व्यवस्था 11th हाउस देता है। तो 11th हाउस को बुरा भी माना गया है, क्योंकि 11th हाउस आपको बंधन में बांधता है, मोह में बांधता है। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आप जीवन में इकट्ठी करेंगे, आपकी अटैचमेंट होती चली जाएगी, आपका उन चीजों से एक लगाव बढ़ता चला जाएगा, बंधन क्रिएट होता चला जाएगा। तो वो धीरे धीरे आपके लिए पीड़ा का कारण बन जाएंगी अगर वो चीजें आपके जीवन से जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत सारी प्रॉपर्टी कमा ली और उसके केसेस हो गए प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी पूरी जिंदगी उन केसेस को डील करने में निकल गई। तो 11th हाउस ने दिया जरूर, लेकिन उसने बंधन क्रिएट कर दिया, व्यक्ति को परेशान कर दिया और भौतिक सुख वो लेना चाहता था, लेकिन वही उसका दुख में तब्दील हो गया। तो जो 11th हाउस है बेसिकली इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये आपको बंधन में बांधेगा, आप कहीं को भौतिक चीजों से आपको जोड़ेगा, तो आप अध्यात्म से दूर होते चले जाएंगे और भौतिक चीजों का जब नुकसान होगा तो फिर आप पीड़ा में पड़ जाएंगे। तो ये आपके मोह का हाउस है, ये आपके बंधन का भी हाउस है। फिर आता है 12th हाउस। तो 12th हाउस आपका एग्जिट का हाउस है, इस दुनिया से जाने का हाउस है। यानी कि आपने इस दुनिया से जाना है और मृत्यु प्राप्त करनी है, मोक्ष का हाउस भी है। 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस भी है, हॉस्पिटलाइजेशन जैसे किसी को होता है, जेल किसी को होती है, तो आइसोलेशन में अकेला रहना है किसी को, तो बेसिकली 12th हाउस के अंदर ये सब चीजें आती हैं। 12th हाउस मुक्ति का हाउस है, इस दुनिया से जाने का हाउस है। बेसिकली फर्स्ट हाउस में व्यक्ति आता है तो 12th से जाएगा तो ही वो फर्स्ट हाउस में अगले जन्म में आएगा। तो कहा यह जाता है कि इस व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की डेथ इस जन्म में होती है, 12th हाउस से वो एग्जिट करता है, तो अगला जो जन्म लेगा उस समय जो उसकी कुंडली बनेगी तो वो फर्स्ट हाउस के अंदर वो एंटर करता है और फिर अपनी यात्रा को कंप्लीट करता है।
तो एक ये जनरल बातें थी 12 के 12 हाउसेस से रिलेटेड। ये अर्थ का पैटर्न है, बेसिकली हाउसेस को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाया गया है। अगर अर्थ नहीं होती तो ये हाउसेस भी ना होते। यानी कि जब हम पढ़ते हैं ज्योतिष को, तो ज्योतिष के अंदर कुछ पार्ट एस्ट्रोनॉमी का भी आता है। बेसिकली अंग बताए गए हैं ज्योतिष के अलग अलग, जैसे कुछ पार्ट उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी का आता है, कुछ प्रश्न का आता है, कुछ गणित का आता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो ये एक लॉजिकल साइंस है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी शब्द इसके साथ जोड़ा गया, लॉजी का मतलब ही साइंस होता है। इट इज ए वेल कैलकुलेटेड साइंस। तो ये 12 भावों के बारे में मैंने बताया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राशियों की, क्योंकि ज्योतिष के अंदर जब व्यक्ति ज्योतिष पढ़ता है तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भाव की अपनी एक ऊर्जा है, फिर राशियों की अपनी एक ऊर्जा है, और प्लैनेट्स की अपनी एक ऊर्जा है। अब जैसे 12 राशियां हैं और 12 महीने हैं। अब एक चीज देखिए, 1000 साल को जो बोला जाता है, सहस्त्र बोला जाता है। जैसे एक युग हो गया, ये युग हो गया। युग से छोटा सहस्त्र होता है। जैसे देहरादून के अंदर सहस्त्र धारा है। किसी समय में वहां पे 1000 जो चैनल थे वाटर के, वो मिलते थे। यानी कि 1000 नदियां मिल रही हैं, एक प्रकार से ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। तो सहस्त्र धारा नाम उसका रखा गया। तो एक युग हुआ, फिर एक सहस्त्र हुआ 1000 साल का, और फिर शतक हुआ 100 साल। 100 सालों को हम शतक बोलते हैं। फिर 10 साल को हम दशक बोलते हैं। फिर दशक से नीचे आएंगे तो 1 साल को हम वर्ष बोलते हैं, 1 ईयर। तो वर्ष से भी छोटी इकाई की जब हम बात करते हैं तो 1 साल को 2 हिस्से में तोड़ते हैं, उसको आयन बोलते हैं। आयन, जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण। यानी कि 6 महीने उत्तरायण के होते हैं, 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं। सूर्य की पोजीशन पे ये डिसाइड होता है। फिर उससे भी आयन से भी छोटे पे जाते तो हम मास पे जाते हैं, 1 महीना। और मास से भी जब छोटे पे जाएंगे तो हम तिथि पे जाते हैं। तो तिथि जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चंद्रमा की मूवमेंट से तिथियां बनती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष इतने माइन्यूट लेवल पे जाता है और चीजों को क्लैरिफाई करता है, और उनसे चीजें निकल के आती हैं। अब जैसे ये 12 राशियां हैं, अगर हम इनको समझें, सबसे पहली राशि है जो 1 नंबर है। 1 नंबर की जब हम बात करते हैं तो एरीज की बात करते हैं। अप्रैल का महीना जो हिंदू कैलेंडर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर भी हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जब हम 1 नंबर की बात करते हैं तो एरीज राशि के बारे में बात करते हैं, मेष राशि के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहली राशि है दुनिया। यानी कि जब दुनिया बनी तो जो ऊर्जा क्रिएट हुई थी, बिग बैंग की थ्योरी आई थी, तो जो ब्लास्ट हुआ था, तो जो ब्लास्ट की ऊर्जा है, एक्सप्लोजन की ऊर्जा है, बहुत हायर एनर्जी है, और वो एरीज में है। एरीज मंगल की राशि है। मंगल के पास 2 राशियां हैं, एरीज है और स्कॉर्पियो है। ये 2 राशियां, 8 नंबर और 1 नंबर, ये 2 राशियां मंगल की डोमेन में आती हैं। मंगल को एलोकेट की गई है क्योंकि इस राशि में प्योर अग्नि तत्व है। हालांकि इसमें बोलते हैं वाटर तत्व है, लेकिन 8 नंबर साइन में भी मंगल की अग्नि विद्यमान है। यानी कि जैसे कि आग बुझ जाती है तो नीचे, राख के नीचे थोड़े थोड़े कोयले जलते रहते हैं, तो इस तरीके से 8 नंबर के अंदर भी अग्नि विद्यमान होती है। अग्नि ये पूर्ण रूप से वाटर साइन नहीं है। तो 1 नंबर जो साइन है ये पूर्ण रूप से अग्नि साइन है। तो जब 1 नंबर राशि है, पहली राशि है, यानी कि दुनिया में आने वाली जो पहली ऊर्जा है और दुनिया को क्रिएट करने वाली जो ऊर्जा है, इनिशिएट करने वाली ऊर्जा है, इग्निशन देने वाली ऊर्जा, किसी चीज को स्टार्ट करने वाली जो ऊर्जा है, वो एरीज राशि है, मेष राशि है। क्योंकि किसी भी काम को जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग की एक एनर्जी चाहिए। जैसे इंजन स्टार्ट होना है, गाड़ी चलनी है, तो इंजन को भी इग्निशन चाहिए। जो प्लग है स्पार्क देता है तो इंजन स्टार्ट होता है। तो जो स्टार्टिंग की ऊर्जा है, क्रिएट करने की ऊर्जा है, बनाने की जो ऊर्जा है, वो एरीज राशि है। तो कंस्ट्रक्शन की ऊर्जा बेसिकली आप जिसको कह सकते हैं, वो एरीज राशि है। यानी कि मंगल ये डिसाइड करता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है। यानी कि कुंडली में जो मंगल की स्थिति है, मंगल किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, तो बताता है कि व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल कितना है। तो मंगल ये डिसाइड करता है आपकी एनर्जी को, आपके स्टेमिना को, आपकी विल पावर को डिसाइड करता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी डिसाइड करता है, आपकी ईगो को भी डिसाइड करता है। मंगल के साथ साथ सूर्य ग्रह भी अग्नि का ग्रह है, जो 5 नंबर राशि आती है, जिसको सूर्य है, और 9 नंबर भी अग्नि का ग्रह है। लेकिन जो मंगल की अग्नि है वो थोड़ा नेगेटिव अग्नि है। उसके अंदर जेलस है, हेटरनेस है, कॉम्पिटिशन है, डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा भी उसमें विद्यमान है बेसिकली। लेकिन जो सूर्य की ऊर्जा है वो प्योर ऊर्जा है, उसमें सात्विक गुण आपको ज्यादा मिलेगा। हालांकि सूर्य के अंदर सात्विक, तामसिक और रासिक तीनों एनर्जी विद्यमान है, लेकिन सूर्य के अंदर फिर भी आपको सात्विक का कंटेंट ज्यादा मिलेगा। सूर्य की ईगो जेन्युइन ईगो है, सूर्य का कॉन्फिडेंस जेन्युइन कॉन्फिडेंस है। मंगल का जो बेसिकली ईगो है वो जेन्युइन नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मंगल है,
मंगल का काम है लड़ना। अब मंगल लड़ेगा, अगर मंगल खराब है कुंडली में, लगन में बैठा हुआ है, नीच का मंगल है आपकी कुंडली के अंदर, तो बेसिकली आपके अंदर ना एक ऐसी ईगो जनरेट कर देगा कि आप लड़ेंगे, तर्क नहीं होगा आपके पास, लॉजिक नहीं होगा आपके पास, बस आपको अड़ना है। यानी कि जैसे एक कहानी सुनी होगी आपने कि खूंटा तो यहीं गड़ेगा। यानी कि एक गांव का व्यक्ति था, वो कहीं गायें उसने सड़क पे बांध दी और आने जाने का रास्ता था, तो लोगों ने उसका विरोध किया, फिर पंचायत हुई। पंचायत में मान वो सब रहा है, वो कह रहा है कि हाँ मैं गलत हूं, लेकिन खूंटा तो यहीं गड़ेगा। फिर पंचायत बता रही है कि भैया ये आने जाने का रास्ता है, वो ये भी मान रहा है कि हाँ ये आने जाने का रास्ता है, लोगों को समस्या होती है, लेकिन कहता है खूंटा तो यहीं गड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मंगल देता है वो एक ऐसा जिद्दीपना देता है जो बिना किसी लॉजिक के होता है, और उसने अड़ना होता है बस किसी भी तरीके से। अड़ने की जो ऊर्जा है, लड़ने की जो ऊर्जा है, भिड़ने की ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा है। तो एक तो क्रिएशन की ऊर्जा मंगल दे रहा है 1 नंबर साइन से, क्योंकि दुनिया स्टार्ट हुई ना 1 नंबर से, राशि ही पहली है। अब जो पहले सबसे स्टार्ट करने में जिसका योगदान, उसमें अहंकार तो आई गई, तो मंगल जो है एक अहंकार का प्रतीक भी है। तो 8 नंबर जो साइन है मंगल का, स्कॉर्पियो साइन है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा है, इसके अंदर 8वें घर की ऊर्जा है, इसके अंदर सडननेस की ऊर्जा है। तो ये डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा है। तो मंगल के पास दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, कंस्ट्रक्शन की ऊर्जा भी है, डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा भी है। तो मंगल कुंडली में कैसा बैठा है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्शन करेगा, यानी कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकें। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई मेडल जीत के आ रहे हैं, कोई आर्मी मैन है, वो शहीद हो रहे हैं युद्ध के अंदर, तो वो कंस्ट्रक्शन की ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो अपने देश के लिए कुछ समर्पित है। लेकिन कोई मिलिटेंट बन रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, साहस तो वहां भी है, लेकिन उस साहस को साहस नहीं कहेंगे, उसको दुस्साहस कहेंगे। बेसिकली नीच का मंगल, जब मंगल 4 नंबर साइन में होता है, चंद्रमा के साइन में होता है मंगल, तो उस समय वो नीच का हो जाता है, वो दुस्साहस की प्रवृत्ति क्रिएट कर देता है। अब ये 9 नंबर साइन भी अग्नि का ग्रह है, तो 9 नंबर जुपिटर का साइन है, तो जुपिटर प्योर सात्विक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। जुपिटर के अंदर मेलिफिक्स यहाँ पे नहीं आते। जुपिटर को नेचुरल भी हम एक पॉजिटिव ग्रह मानते हैं, सन भी एक पॉजिटिव ग्रह है, लेकिन जो मंगल की अग्नि है वो थोड़ा डेंजरस अग्नि है, अहंकार की अग्नि है। तो इस तरीके से हमने 12 की 12 राशियों को हम समझ सकते हैं। जैसे मंगल के बाद जो सेकंड नंबर साइन है ये वाला, और ये 7 नंबर साइन है, ये जो साइन है ये शुक्र का साइन है, 2 नंबर वीनस का, और ये भी वीनस का साइन है। शुक्र की जब हम बात करते हैं तो टॉरस जो साइन है ये सस्टेनेंस का साइन है, सेकंड हाउस, फूड का हाउस, एक्यूमुलेट करने का हाउस, इकट्ठा करने का हाउस। यानी कि 2 नंबर जो साइन है, जब बिग बैंग थ्योरी आई, यूनिवर्स में ब्लास्ट हुआ और यूनिवर्स बना, और उसके बाद वो सारी की सारी ऊर्जा धीरे 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 ठंडी हुई, शांत हुई और स्टेबलाइज हुआ सब कुछ, तो वो सस्टेनेंस का साइन 2 नंबर साइन है। ये फूड का साइन है 2 नंबर के साइन के अंदर, और 7 नंबर साइन, ये 2 साइंस वीनस को दिए गए। 7 नंबर साइन बैलेंस का साइन है, तकड़ी उसका सिंबल है, लेकिन 2 नंबर साइन थोड़ा सा वीनस का इम्बैलेंस साइन है। तो वीनस के अंदर जैसे रोमांस के गुण हैं, आपके विवाह का कारक वीनस है, आपके एक दूसरे के लाइकिंग का कारण वीनस है, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने का कारण वीनस है। वीनस अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपके हर लोगों से हार्मनी मेंटेन नहीं होगी, आपके रिलेशन अच्छे मेंटेन नहीं होंगे, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी मेंटेन नहीं होगी रिलेशनशिप के अंदर। वीनस मेल के लिए स्पर्म का कारक है, फीमेल के लिए भी एग्स का कारक है। तो बेसिकली ये बीज कारक बोला जाता है वीनस को, यानी कि बीज का कारक मतलब, यानी कि जैसे बच्चा अगर होना है तो उसके लिए स्पर्म के तौर पे बीज वुमेन की वॉर्म में फ्यूज होता है बेसिकली एग्स में। तो उसके बाद जो बच्चा आएगा दुनिया के अंदर वो जुपिटर आता है। जुपिटर जीव कारक है, जुपिटर को जीव बोला गया है, वीनस को बीज बोला गया है। तो बीज कारक वीनस हो गया और जीव कारक जुपिटर हो गया। तो इस तरीके से एक और मैं तरीका इसको बताता हूं आपको समझाने का। जैसे 5 नंबर जो साइन है, 5 नंबर साइन सन का साइन है, और सन जो है राजा है। अब राजा ने क्या किया, राजा ने एक साइड तो रानी को बिठा लिया और एक साइड उसने बुध को बिठाया रानी के बाद। बेसिकली बुध को ना ये प्लेनेटरी कैबिनेट के तौर पे भी हम राशियों को समझ सकते हैं। जैसे जो बुध है वो युवराज है, बच्चा है, चाइल्ड है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, तो इसीलिए राज दरबार में उसको साथ बिठाया गया, मदर के साथ बिठा दिया बच्चे को कि मदर टेक केयर करेगी बच्चे को। 3 नंबर चाइल्ड का साइन है, बच्चे का साइन है, बुध का इमैच्योर साइन है। 6 नंबर बुध का मैच्योर साइन है, 6 में मैच्योरिटी ज्यादा है। तो यानी कि राजा और रानी ने अपने साइड वाली जो सीट थी किसको दी,
बुध को दे दी। यानी कि राजा रानी चाहते हैं कि बच्चा भी राज दरबार के नियम सीखे, राज दरबार चलता कैसे वो सीखे, राजकुमार को बड़े होना है और उसे सारी योग्यताएं उसे चाहिए। तो यानी कि ये प्लैनेट्स की कैबिनेट है, राजा का दरबार लगा हुआ है और यहाँ पे राजा ने एक साइड अपनी सीट पे बैठाया अपनी पत्नी को, 4 नंबर को चंद्रमा को, और उसने एक साइड बैठाया युवराज को। और ये जो वीनस है, वीनस बेसिकली मंत्री कहा जाता है, वीनस को मंत्री का दर्जा है। वीनस शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे बेसिकली उससे कनेक्ट किया जाता है, तो वीनस को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है और जुपिटर को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे अब नेक्स्ट जो सीट दी गई वो मंगल को दी गई और यहाँ भी मंगल की राशि आती है। तो जब मंगल की राशि यहाँ पे आती है तो मंगल सेनापति है, यानी मंत्री के बाद सेनापति आ गया। अब सेनापति को राज्य की सुरक्षा करनी है। मंगल को आर्मी मैन कंसीडर किया जाता है, पुलिस कंसीडर किया जाता है, होम गार्ड के तौर पे मंगल कंसीडर किया जाता है। मंगल की ऊर्जा बेसिकली जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, बेसिकली इसको अगर हम ये कहें एक फ्लेवर होता है, उसको बोलते हैं मार्शियल फ्लेवर। तो मार्शियल एनर्जी बेसिकली मंगल है। तो इसके बाद ये तो यहां तक तो ये कवर हो गया। अब यहाँ पे इन 4 राशियों को अलग से लेते हैं। देखिए 10 और 11 नंबर जो शनि की राशियां हैं, शनि ने न्याय करना है और न्याय के दोनों साइड बैठा धर्म, क्योंकि जुपिटर धर्म का कारक है, यानी कि बीच में न्याय बैठा है और इधर धर्म बैठा है, गुरु बैठे हैं। यानी कि कोई भी न्याय बिना धर्म के नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल दें, किसी चोर ने चोरी की, क्या उसको फांसी की सजा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती, क्योंकि धर्म कहेगा ये न्याय धार्मिक नहीं है, ये धर्म पूर्ण न्याय नहीं है। क्योंकि न्याय के अंदर भी राइटियसनेस होनी चाहिए, न्याय के अंदर भी विजडम होनी चाहिए। जुपिटर विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है, तो वही व्यक्ति अच्छा न्याय कर पाता है जिसको नॉलेज अच्छी होती है, जिसके पास विजडम है। इसीलिए इन दोनों राशियों के सराउंडिंग्स में 9 और 12 नंबर हैं। अब जो एक चीज देखिए, शुरुआत तो हुई थी 1 नंबर साइन से, दुनिया बनी, और खत्म हुआ 12 नंबर साइन से। 12 नंबर साइन वाटर साइन है और 12 नंबर साइन जो है कुंडली के अंदर 12वें भाव में आता है, मुक्ति का साइन है, एग्जिट का साइन है, लेट गो का साइन है। 12 नंबर में ना कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ देना है, डिलीवर करना है। 11 नंबर तक सब कुछ लेना है। ये मेरा, यानी कि लगन क्या कहेगा, ये मेरी फैमिली, ये मेरे भाई, ये मेरी माँ, ये मेरे बच्चे, ये समाज का संघर्ष मेरे लिए, ये मेरी पत्नी। कहने का मतलब हर हाउस से जो लगन है वो कनेक्ट होता जा रहा है। लेकिन 12वें घर में क्या है, सब कुछ देना है, दान करना है। 12वां घर दान का भी है। 6th हाउस सेवा का हाउस भी है, आपको चैरिटी करनी है, आपको मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करनी है, झाड़ू मारना है धार्मिक प्लेस पे, आपको लंगर में सेवा करनी है, आपको जूता घर में सेवा करनी है। वो 6th हाउस है, क्योंकि 6th हाउस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि जब आप ये सेवा से जुड़ जाएंगे। एक ही लोग कई बार ये पूछते हैं कि 6th हाउस की दशा चल रही है तो उपाय क्या है, तो आप चैरिटी करने लग जाइए, आप डोनेशन करने लग जाइए, आप मंदिर गुरुद्वारे के अंदर झाड़ू मारने लग जाइए, आप लंगर में अपनी ड्यूटी लगवाने लग जाइए, जूता घर में अपनी ड्यूटी लगवाने लग जाइए। तो जो इसकी नेगेटिव चीजें हैं वो टल जाती हैं, वो फिर नहीं आती, क्योंकि हाउस जब एक्टिवेट होता है तो वो कोई ना कोई अपने से रिलेटेड अपने आप कोई ना कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव देगा। लेकिन जब आप कोई उसकी पॉजिटिव चीज खुद ही चूज कर लेते हैं तो फिर वो नेगेटिव नहीं देता है। 8th हाउस की बात करते हैं, शमशान घाट, तो इसको गुप्त दान भी कहा जाता है। गुप्त विद्याओं का 8th हाउस है, हर कुछ चीज दबी हुई, यानी कि छिपी हुई, जमीन के नीचे छिपी हुई, जो दिख नहीं रही है। और 8th हाउस जो है बेसिकली शमशान घाट का भी है, तो शमशान घाट में कुछ बनवा दीजिए, गुप्त दान कर दीजिए। 12th हाउस की जो एनर्जी है बेसिकली ओपन दान की बात करती है, कि आप बैनर लगा के लंगर कर रहे हैं, इस तरह के दान की बात 12th हाउस करता है। तो ये जो 6, 8, 12 भाव है, ये आपके प्रारब्ध से, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। इस जन्म में ये आपको पीड़ा देंगे या इस जन्म में आपको इनसे कोई ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं मिलेंगी। वो 6, 8, 12 की स्थिति, इनकी दशाएं आपके जीवन में आई है या नहीं आई है, वो उस पर डिपेंड करती हैं ये चीजें। अब ये जो 12 नंबर साइन है इसको समंदर का साइन बोला जाता है, क्योंकि दुनिया बनी तो अर्थ बनी, 1 नंबर साइन आया, और दुनिया जब खत्म होती है, जब धरती खत्म होती है तो आपको समंदर मिलता है। तो 12 नंबर हाउस जो ये है, ये आपका बेसिकली विलय होना है। समंदर में हर चीज मिल जाती है, सारी नदियां मिल जाती हैं, तो विलय होने का साइन, यानी कि डाइल्यूट होने का साइन, मिट जाने का साइन, वो सारा का सारा 12 हाउस है। अब जब आप और डिटेल ज्योतिष में जाएंगे ना, तो एक चीज और आपको मिलेगा कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है जब 8th में या 6th में जाता है तो कि विमल योग बनता है। विमल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, विमल, मल होता है गंदा, और विमल गंदगी हट जाती है जिसमें से, यानी कि प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो 12th हाउस प्योरिटी का हाउस है, शुद्धता का हाउस है। तो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है, यानी कि विमल
योग के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, फिल्टर हो जाती है जिंदगी उसकी समस्याओं से निकलकर, वो प्योरिटी की तरफ जाने लगता है। तो समंदर में जब सारी चीजें मिल जाती है, समंदर हर चीज को प्योर कर देता है। सारी नदियों के अंदर जितना भी आप पोल्यूटेड एलिमेंट्स जा रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, वो सारे के सारे समंदर में कहीं ना कहीं पहुंच के और वो उसको अपने में डाइल्यूट कर लेता है, मर्ज कर लेता है। तो कहने का मतलब है 12 नंबर साइन प्योरिटी का साइन है। तो इस तरीके से ये मैंने कोशिश की 12 राशियों को समझाने की, कुंडली के 12 हाउसेस को एक्सप्लेन करने की। तो एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।